हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और आज जो टॉपिक हम चर्चा करने वाले हैं वह टॉपिक है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अलग अलग कक्षाओं में, अलग अलग क्लास में बेरोजगारी से जुड़े हुए अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब अगर प्रश्न की बात करें तो मैं आपको पहले प्रश्न बता देता हूँ कि किस किस प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बन सकते हैं। जैसे कि बेरोजगारी क्या है, या फिर बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, बेरोजगारी का मापन कौन करता है, भारत में बेरोजगारी की दर क्या है, बेरोजगारी दूर करने हेतु सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं, बेरोजगारी जाल क्या होता है, बेरोजगारी के कारण और इसके निवारण, यानी बेरोजगारी के क्या कारण है और इसको किस प्रकार से निवारण किया जा सकता है, बेरोजगारी भारत के विकास में एक प्रमुख चुनौती है, किस प्रकार से बेरोजगारी पर निबंध भी आ सकता है। तो अगर आप बेरोजगारी को समझे होंगे तो बेरोजगारी पर निबंध लिख सकते हैं। और बेरोजगारी निवारण के लिए शिक्षा की क्या भूमिका है, बेरोजगारी का माप क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें से अलग अलग प्रकार की बेरोजगारी, जैसे छिपी हुई बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, और भी अलग अलग प्रकार की बेरोजगारी होती है। और बेरोजगारी के कितने प्रकार में हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे कि बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या होता है, बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है और ये ग्रामीण में किस प्रकार है। तो अलग अलग प्रकार की बेरोजगारी है और इसका क्या कारण है, ये सभी चीजें इसमें आते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि बेरोजगारी से किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड परीक्षा हो या फिर क्लास में किसी भी प्रकार का टेस्ट हो, चाहे निबंध लिखने वाली बात हो। ओके, ये जो बेरोजगारी से सवाल है क्लास 12th में भी आता है, 11th में, 10th में और 9th में भी दिया हुआ है। इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर है, इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। ठीक है, तो आइए सवालों के माध्यम से मैंने इस पूरे नोट्स को बनाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सवाल लिखा है, बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी दर क्या है, बेरोजगारी को कौन मापता है, अलग अलग सवाल के माध्यम से बनाए हैं। बेरोजगारी कितने प्रकार के होते हैं, फिर आगे जो अलग अलग प्रकार है उनके विषय में डिटेल से बताएं। जैसे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, अगर ये सवाल पूछा जाएगा, अगर आपसे ये पूछा जाएगा मौसमी बेरोजगारी का है क्या है, तो आप इन सभी सवालों का जवाब आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पहला सवाल पर आते हैं और हमारा पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है बेरोजगारी क्या है। ठीक है, थोड़ा सा धुंधला, जब हम पीडीएफ को आगे पीछे करेंगे तो आपको दिखाएगा, लेकिन जैसे ही हम रोक देंगे तो आपको बिल्कुल ही साफ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसके लिए आप दिक्कत नहीं कीजिएगा। पहला सवाल हमारा जो बन सकता है वह यह बनेगा कि बेरोजगारी क्या है, यह हमारा बनेगा बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। तो इस सवाल का जवाब क्या लिखेंगे कि किसी व्यक्ति द्वारा सक्रियता से रोजगार की तलाश किया जाने के बावजूद जब उसे काम नहीं मिल पाता तो यह अवस्था बेरोजगारी कहलाता है। सक्रियता का मतलब क्या होता है, मतलब वह काम करने के लिए इच्छुक है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। अब इसी को दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखेंगे कि कार्य करने के योग्य तथा इच्छुक, यानी कि कोई कार्य करने के योग्य है, यानी कि वो काम करने के लायक है, और साथ ही साथ इच्छुक, इच्छुक मतलब वो काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल जाता। प्रचलित मजदूरी दर पर काम की मांग के बावजूद भी यदि उसे रोजगार उपलब्ध ना हो तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। तो ये बेरोजगारी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, बेरोजगारी जो है वह अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के मापक होते हैं। तो जिस तरह से बेरोजगारी जितना बेहतर होगा, स्वास्थ्य जो है दुनिया लोगों का उतना बेहतर होगा, इसलिए इसे स्वास्थ्य का मापक भी कहा जाता है। अब ये बेरोजगारी दर क्या होता है और इसे कैसे निकाला जाता है, इसकी क्या परिभाषा होनी चाहिए, पहले ये समझ लेते हैं। आगे हम आपको बेरोजगारी का मापन कौन करता है ये भी बताएंगे। बेरोजगारी जो है वो सामान्यतः बेरोजगारी दर के रूप में मापा जाता है, जिसे श्रम बल जनसंख्या। श्रम बल क्या होता है, एक देश में जितने भी व्यक्ति काम के लिए लायक होते हैं, और मुख्यतः इसे हम 15 वर्ष से लेकर के जो 59 वर्ष तक के लोग होते हैं, इनके बीच की जनसंख्या को कहा जाता है। आप इस तरह समझ सकते हैं, देखिए 15 साल से जो कम उम्र के लोग हैं वो तो बच्चे हो गए, और बच्चे तो काम करेंगे नहीं, और जो 59 वर्ष के बाद यानी 60-65 वर्ष के बच्चे वो तो बुजुर्ग हो गए, यानी बूढ़े व्यक्ति, और बूढ़े व्यक्ति से काम तो उतना होगा नहीं। तो 15 से 59 वर्ष तक का जो व्यक्ति होगा वही काम कर सकता है, और इसी जनसंख्या को हम श्रम बल कहते हैं। ठीक है, तो श्रम बल में शामिल व्यक्तियों की संख्या से रोजगार की व्यक्तियों की संख्या को भाग देकर प्राप्त किया जाता है। और अगर हमको इसके प्रतिशत में निकालना है तो इस प्रकार से निकालेंगे, बेरोजगारी की दर बेरोजगार श्रमिक, यानी जितने लोग बेरोजगार हैं, और कुल श्रम शक्ति, यहाँ पर देखिए कुल श्रम शक्ति, और इसको गुना किसे करेंगे, 100 से, ये बटा है। ठीक है, भागा, तो हमारा क्या निकल जाएगा, बेरोजगारी का दर निकल जाएगा। तो इसे कहते हैं बेरोजगारी की दर, ये इसकी परिभाषा है, और ये हो गया इसका फॉर्मूला, या फिर हम इसे सूत्र कहते हैं।
आइए, बेरोजगारी का मापन यानी बेरोजगारी कौन मापता है, तो बेरोजगारी का मापन जो करता है वो NSSO, जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, इनके द्वारा किया जाता है, इनके द्वारा बेरोजगारी का मापन किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO किसी व्यक्ति को निम्नलिखित स्थितियों पर रोजगार और बेरोजगार को परिभाषित करता है, यानी कि इनको कैसे पता चलता है कि कोई आदमी बेरोजगार है। तो आइए देखते हैं। तो कार्यरत संगलत यानी रोजगार यहाँ पर लिखता है, यानी कि यहाँ पर ये पहला पॉइंट बनता है, ये पॉइंट छूट गया, ठीक है, ये लिखेंगे कार्यरत का मतलब होता है कि वो किसी काम में अगर लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे उसके पास रोजगार है। जैसे मान लेते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं ट्यूशन भी पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग भी पढ़ा रहा हूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बेरोजगार हूँ या मेरे पास रोजगार है? मेरे पास कुछ रोजगार है। हो सकता है कोई किसान है, कृषि का कार्य करता है, हो सकता है कोई एक ऐसा ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा है, तो वो कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, यानी कि उनके पास रोजगार है। दूसरा आता है अगर कोई काम की तलाश कर रहा है या काम के लिए उपलब्ध है, उपलब्ध होने का मतलब वो कोई भी काम करने के लिए तैयार है, तो वह क्या है? बेरोजगार है। अब देखिए, एक और वह देखता है ना तो काम की तलाश में है और ना ही उपलब्ध है। इस स्थिति में भी क्या होता है? बेरोजगारी का जो है परिभाषा देता है कौन? NSSO। तो कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो काम की तलाश नहीं कर रहे होंगे और कोई एक ऐसा स्थिति होगा जब काम उपलब्ध नहीं होगा। इसके आधार पर अलग अलग प्रकार की जो है बेरोजगारी होती है। पहले 2 श्रम बल का गठन करते हैं और बेरोजगारी दर उस श्रम बल पर प्रतिशत करते हैं जो बिना काम के हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर तो लिखाएगा, ठीक है। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, श्रम बल को पता करते हैं कि श्रम बल क्या है, और फिर हम लोग बेरोजगारी को देखते हैं, और इस तरह से पहले हम लोग बेरोजगारी दर निकालते हैं कि बेरोजगारी आखिरकार है कितना। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि भारत में बेरोजगारी दर 30% है, मान लेते हैं, तो 30% लोग क्या है? बेरोजगार है। तो हमें इतने सारे लोगों को काम देने की जरूरत है, ठीक है। तो ये अलग से एक्स्ट्रा जानकारी दिया गया था, ठीक है। आपको ये याद करने की जरूरत है, केवल आप याद रखिएगा बेरोजगारी का मापन कौन करता है, ठीक है। अब आपको याद रखना है बेरोजगारी कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो देखते हैं बेरोजगारी कितने प्रकार के होते हैं। तो बेरोजगारी के प्रकार यहाँ पर लिखे गए हैं। पहली जो है छिपी हुई बेरोजगारी, जिसे हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। दूसरी जो है मौसमी बेरोजगारी। तीसरा जो है संरचनात्मक बेरोजगारी। चौथा है चक्रीय बेरोजगारी। पांचवा है संघर्षात्मक बेरोजगारी, और अगला छठा है अर्ध बेरोजगारी। अलग अलग प्रकार की बेरोजगारी होती है। आइए सबकी परिभाषाओं की मदद से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, कुछ का उदाहरण भी लिखे हुए हैं। सबसे पहला जो बेरोजगारी है उसे हम लोग बोलेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी। यह एक ऐसी घटना है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है। आवश्यकता का मतलब होता है जितने लोगों की जरूरत है उससे कहीं अधिक लोग रोजगार में लगे हुए हैं। यह मुख्य रूप से भारत के कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाया जाता है। तो कहाँ पर पाया जाता है? कृषि क्षेत्रों में और असंगठित क्षेत्रों में। देखिए, जो सरकारी काम होता है, जितने भी सरकारी काम होता है, ठीक है, जिसमें सरकारी ऑफिसर लगे होते हैं, उसे हम संगठित कार्य कहते हैं। एक छोटे एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा समझिए। और जो गैर सरकारी होते हैं आप उसे असंगठित समझ लीजिए। ओके, अब इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, एक्चुअल में क्या आना चाहिए? तो यहाँ पर ये लिखा गया इस ब्रैकेट में, ये आपको लिखना परीक्षा में। प्रच्छन्न बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात यदि उन लोगों को उस काम से हटा दिया जाए तो भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। ऐसी बेरोजगारी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। आप लास्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हो। तो हमने प्रच्छन्न बेरोजगारी की परिभाषा दे दिया। अब आपको उदाहरण लिखना है, तो उदाहरण किस प्रकार से लिखेंगे? यदि किसी फैक्ट्री में 100 जूते को, यानी जूतों का निर्माण करवाना है, और इसमें मुझे 10 लोगों का जरूरत है, यानी 10 लोग काम कर रहे हैं, इनमें से 3 लोग बाहर निकाल दिया जाए, यानी 3 लोगों को निकाल दिया जाए, तो भी 100 जूतों का निर्माण हो जाए। यानी 3 लोग को हटा देंगे, 10 लोग लगा हुआ है, 3 लोग हटा देंगे, तो बचा कितना? 7 लोग। 7 लोग भी 100 जूते बना दिया जाए, तो ये 3 लोग अलग से लगा हुआ है, इसका कोई काम नहीं है। इस प्रकार के लोग को हम प्रच्छन्न बेरोजगार कहते हैं। और भारत में कृषि क्षेत्र में इसी प्रकार का बेरोजगारी पाई जाता है। जैसे एक छोटा सा खेत है, इस खेत में एक किसान काम कर रहा है, किसान का 2 बेटा है, एक किसान काम कर रहा है, किसान का 2 बेटा, वो 2 बेटा भी इसी में काम कर रहा है। तो क्या लगता है, किसान तो इस खेत में काम कर ही रहा था, अब 2 बेटा कहाँ काम करेगा? जमीन तो उतना ही है, उत्पादन उतना ही होगा। तो ये दोनों क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी के शिकार है। अब आता है मौसमी बेरोजगारी। यह एक प्रकार की बेरोजगारी है जो वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों के दौरान देखी जाती है।
भारत में खेतिहार मजदूर के पास जो है इसी प्रकार की मजदूरी मिलती है, इसी प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। अब इसकी परिभाषा कॉपी में हमें कैसे लिखना है, इस सवाल अगर पूछा जाए मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो इस सवाल का जवाब इस प्रकार से लिखा जाएगा परीक्षा में। इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि में लगे लोगों को कृषि की जुताई के समय काम मिलता है, बुआई के समय काम मिलता है, कटाई के समय काम मिलता है, लेकिन बाकी समय में, लेकिन जैसे कृषि कार्य खत्म हो जाता है तो कृषि में लगे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ऐसी बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। यानी कि जब कटाई का काम आया, जुताई का काम आया तो मिल गया, लेकिन जब फसल ही कट गया उसके बाद खेती में काम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, तो उसके बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे। और इस प्रकार की बेरोजगारी को हम लोग मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अब आता है संरचनात्मक बेरोजगारी। ये संरचनात्मक क्या होता है? देखिए, यह बाजार में उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के कौशल के बीच असंतुलन होने से उत्पन्न बेरोजगारी की एक श्रेणी है। भारत में बहुत से लोगों की आवश्यकता कौशल की कमी के कारण नौकरी नहीं मिल पाती। ये कौशल एक तरह का ट्रेनिंग है, समझिए, कौशल एक तरह का क्या है? ट्रेनिंग है। तो आपको अगर ट्रेनिंग किसी चीज का नहीं होगा, जानकारी नहीं होगा, तो उसके काम में रखेगा क्या? आप एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं, एक फैक्ट्री है, ठीक है, इस फैक्ट्री में जो है वो धान से चावल बनाया जा रहा है। धान से क्या बनाया जा रहा है? चावल। अब धान से चावल बनाने वाले फैक्ट्री में बहुत सारा ऐसा मशीन होगा जिसको चलाने की जरूरत होगा। अब जो व्यक्ति उस मशीन को पहली बार चलाएगा, क्या उसे चलाने के लिए आएगा? क्या नहीं आएगा, यानी उसके पास उस मशीन को चलाने का कौशल नहीं है। वैसे ही भारत में बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें कौशल नहीं होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं मैट्रिक की परीक्षा दे देते हैं, मैट्रिक की तैयारी कर लेते हैं, यानी कि 10वीं तक पढ़ लेते हैं, 11वीं पढ़ लेते हैं, 12वीं पढ़ लेते हैं, यानी वो इंटर तक पढ़ लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं करते। और आप जान रहे हैं कि कंप्यूटर आजकल कितना जरूरी है। तो ये जो कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, इसके चलते उसके पास कंप्यूटर का कौशल नहीं होता है। और आजकल बहुत सारे ऐसे काम है जहाँ पर कंप्यूटर का ज्ञान बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसे में वो पढ़े लिखे होते हैं, वो योग्य होते हैं, उनको उसमें नौकरी मिल सकता है, लेकिन उनके पास एक कौशल की कमी होती है जिसके चलते उसको नौकरी नहीं मिलता है। इस प्रकार की बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। और ये किसके कारण हो रहा है? शिक्षा की खराब स्तर के कारण होता है, क्योंकि शिक्षा में ही इस प्रकार की खराबी है, गड़बड़ी है, जिसके चलते हमें कौशल नहीं दिया जाता है। जैसे कि आप विज्ञान पढ़ते हैं, विज्ञान में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट दिया गया है, क्रियाकलाप दिया गया है, प्रयोग दिया गया है, लेकिन हमें क्रियाकलाप या एक्सपेरिमेंट नहीं करवाया जाता है, जिसके चलते हम प्रशिक्षित नहीं हो पाते हैं। इसीलिए हमें शिक्षा की खराब स्तर के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होता है। संरचनात्मक बेरोजगारी के बाद आइए पढ़ते हैं चक्रीय बेरोजगारी। यह व्यापार चक्र का परिणाम है जहां मंदी के दौरान रोजगार बढ़ जाता है और आर्थिक बेरोजगारी बढ़ जाती है और आर्थिक विकास के साथ घटती है। यानी जब मंदी आता है, बाजार में मंदी का मतलब होता है कि जब सामान नहीं बिकने लगा तो बेरोजगारी बढ़ गया, और जब आर्थिक विकास होता है, जब काम बढ़ने लगता है, तब बेरोजगारी घटती है। भारत में चक्रीय बेरोजगारी के आंकड़े नगण्य है। यह एक ऐसी घटना है जो अधिकतर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। आइए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव का कारण पैदा होता है। जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि का दौर होता है, यानी जब पैसा अधिक होता है, तो उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन क्या होता है? बढ़ता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये समझिए, जब भारत में लॉकडाउन लगा था ना, लॉकडाउन, तो उस समय पता है क्या चीज का बिक्री बढ़ गया था? उस समय लोगों मोबाइल बहुत ज्यादा देख रहे थे। तो एक डाटा कहता है कि मोबाइल का जो बिक्री था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लोग बहुत ज्यादा मोबाइल खरीद रहे थे, ठीक है। तो लॉकडाउन के समय मोबाइल का बिक्री बढ़ गया था। तो इसमें क्या हो रहा था? जो मोबाइल कंपनी है उसकी अर्थव्यवस्था में समृद्धि आ गई थी, जिसके चलते क्या हुआ? उत्पादन बढ़ गया, यानी ज्यादा मोबाइल बढ़ाने लगे, तो रोजगार ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि मोबाइल ज्यादा बन रहा है तो लोग भी काम ज्यादा करेंगे, नहीं क्या? तो इस तरह से रोजगार, उस क्षेत्र में लगने वाले लोग को रोजगार मिल गया होगा, अवसर ज्यादा मिल गया होगा। जब अर्थव्यवस्था में मंदी आया, एक ऐसा समय भी आया होगा जब पूरी तरह से लॉकडाउन जब लगने लगा था, तो फैक्ट्री वगैरह पूरी तरह से बंद कर किया जाने लगा था, तो उस समय जो है मंदी आ गया था। तो उसमें क्या हुआ था? उत्पादन कम हो गया था, क्योंकि फैक्ट्री ही नहीं चल रहा था, तो उत्पादन कैसे होगा? और जब उत्पादन कम होगा तो कम लोगों की जरूरत पड़ेगा, कम लोगों का जरूरत होगा तो बाकी जो लोग है उसे हटा दिया जाएगा फैक्ट्री से, तो वे लोग क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। इसका एक और एग्जाम्पल आपको बता सकते हैं, जैसे कि जब भारत में गन्ना का कृषि होता है, ऐसा समझिए गन्ना बनता है, या फिर आप किसी और फसल का उदाहरण ले सकते हैं। तो जब फसल उत्पादन होता है तो फैक्ट्रियां तेजी से चलती है, और जब फसल उत्पादन खत्म हो जाता है तब फैक्ट्रियां बंद पड़ जाती है, क्योंकि फसल एक निश्चित मौसम में किया जाता है। तो जितना भी फैक्ट्री है फसल से चलने वाला, उसमें यही सारा चीज होता है।
अब ये जो चक्रीय बेरोजगारी है, इसका क्या परिभाषा हो सकता है एक लाइन में, जो परीक्षा में लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है। इतना बड़ा तो लिखिएगा नहीं, तो हम लिखेंगे ऐसी बेरोजगारी जो मांग के चक्र के कारण उत्पन्न होती है को हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं या कहा जाता है। ओके, और यहाँ पर आप इसके क्या कर सकते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं। चक्रीय बेरोजगारी के बाद अगला जो आता है वो तकनीकी बेरोजगारी आता है। तो कई बार जो है लोग तकनीकी और चक्रीय दोनों एक ही समझ लेते हैं, बट दोनों में डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ तकनीक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के चलते जो बेरोजगारी आती है उसे हम तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। और यहाँ पर एक और ये संरचनात्मक वाला, ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी और जो चक्रीय जो तकनीकी वाला, वो लोग एक ही समझ लेते हैं, बट दोनों में अंतर है। संरचनात्मक बेरोजगारी तब आती है जब लोगों में कौशल नहीं रहता है। तो लोगों में अगर कौशल नहीं होगा तो संरचनात्मक बेरोजगारी आएगी। और जब तकनीक में परिवर्तन होगा, तकनीक का मतलब टेक्नोलॉजी, जब दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तो उसके चलते जो बेरोजगारी आएगी उसे हम तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। यह प्रौद्योगिकी में बदलाव के कारण नौकरियों का नुकसान है। प्रौद्योगिकी में बदलाव का मतलब होता है फैक्ट्री वगैरह जो नया नया बनता है। 2016 में विश्व बैंक के आंकड़ों की भविष्यवाणी की थी कि भारत में ऑटोमेशन के खतरे में पड़ी नौकरियों का अनुपात साल दर साल 69% हो चुका है। अब आइए इसका एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि ये क्या है। भारत में स्कूटर का उत्पादन क्या हो गया, बंद हो गया, लोग स्कूटर नहीं चलाने लगे। कार का उत्पादन क्या हो गया, बढ़ गया। अब नए विकास के कारण स्कूटर के उत्पादन में लगे लोग, यानी कि जो लोग स्कूटर बना रहे थे, जो मिस्त्री स्कूटर बना रहे थे, जिनको स्कूटर बनाने आता था, वह मिस्त्री क्या हो गया होगा, बेरोजगार हो गए होंगे, क्योंकि स्कूटर बनना ही बंद हो गया। तो वो क्यों बनाएंगे। तो जब टेक्नोलॉजी बदल गया, जब स्कूटर की जगह कार आ गया, नया टेक्नोलॉजी आ गया, तो जो कार का मांग है वो बढ़ गया। इस प्रकार जो है देश में बेरोजगारी क्या हो गई थी, बढ़ गई। इस प्रकार की बेरोजगारी आर्थिक संरचना मतलब तकनीक में परिवर्तन के कारण पैदा होती है। एक और बेरोजगारी आता है घर्षण। ये घर्षण बेरोजगारी जो है ना, लोग जानबूझ कर लेते हैं। कैसे होता है ये दिखाते हैं। घर्षण बेरोजगारी का आशय ऐसी स्थिति से है जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा है, ठीक है, उसके पास नौकरी है लेकिन वो नया नौकरी खोजता है। यह नौकरियों के बीच स्विच करने मतलब बदलाव करने से, एक नौकरी है फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते इन नौकरियों के बीच समय अंतराल से होता है। ऐसे नौकरी को घर्षण बेरोजगारी। दूसरे शब्दों में, एक कर्मचारी को एक नई नौकरी खोजने या नई नौकरी में स्थानांतरित करने के लिए समय की आवश्यकता होती है और यह अपरिहार्य समय की देरी घर्षण बेरोजगारी बना देती है। आप यहाँ से यहाँ तक परीक्षा में लिख सकते हैं, ठीक है, ये परीक्षाओं में लिखने के लिए आंसर लिखा हुआ है। यानी कि एक आदमी के पास नौकरी है लेकिन वह नई नौकरी की तलाश में स्थानांतरण होता है, तो एक नौकरी को छोड़ करके दूसरी नौकरी में जाता है, तो उसके बीच में थोड़ा सा जो गैप आता है उसमें वो बेरोजगार हो जाता है। और ऐसी बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं, ऐसी बेरोजगारी को घर्षण बेरोजगारी कहते हैं। यह स्वैच्छिक बेरोजगारी, स्वैच्छिक मतलब अपनी इच्छा से वो छोड़ता है, उसके पास नौकरी है लेकिन वो अपनी मर्जी से दूसरी नौकरी पाने के लिए वो ऐसा करता है, क्योंकि नौकरी की कमी के कारण नहीं हो पाता है। स्वैच्छिक बेरोजगारी के रूप में, चूंकि देखिए नौकरी की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए पहला नौकरी छोड़ने के बाद उसको दूसरा नौकरी जल्दी नहीं मिल पाता है, बल्कि वास्तव में बेहतर अवसर की तलाश करता है लेकिन उसको ऐसा नहीं मिल पाता है, इसलिए वो अपने नौकरी को छोड़ देता है। तो बीच में जो खाली गैप बचता है इसी प्रकार से वो खाली बैठता है, बेरोजगार हो जाता है, इसलिए इस बेरोजगारी को हम घर्षण बेरोजगारी कहते हैं। अब एक और बेरोजगारी है जिसे हम सुबेद बेरोजगार या सुबेद रोजगार कहते हैं। इसका मतलब है कि लोग बिना उचित नौकरी अनुबंध के औपचारिक रूप से काम कर रहे हैं। यहाँ पर सुबेद रोजगार लिखा हुआ है, यानी कि उचित नौकरी अनुबंध के अनौपचारिक रूप से, यानी अनौपचारिक क्या होता है, मतलब कि एक ऐसा नौकरी जो सच में उसको करना नहीं चाहिए या उनके लायक नहीं है लेकिन फिर भी वो कर रहा है, और इस प्रकार इनके लिए कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है, गैर कानूनी काम कर रहा है, उसमें कोई कानूनी सुरक्षा भी नहीं है। इन व्यक्तियों को बेरोजगार माना जाता है। यानी वो असल में बेरोजगार है लेकिन अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए वो गलत कदम उठा रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, अनौपचारिक काम कर रहा है, कानून की कोई सुरक्षा नहीं है। इसे हम एक्चुअल में बेरोजगार कहते हैं, क्योंकि उनके कार्य का रिकॉर्ड नहीं माना जाता है, क्योंकि वो रिकॉर्ड करवाते ही नहीं है। आप ऐसा समझिए कोई जो है गलत काम करता है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल के लिए दारू वगैरह बेचने वाला गलत काम हो गया ना,
तो ये क्या होता है, एक तो होता है ऑफिशियली करने वाला जिसका दुकान होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअल में गलत तरीके से काम करते हैं, तो वो एक्चुअल में सरकार उसको बेरोजगार मानती है, क्योंकि वो अपना रिकॉर्ड कहीं भी नहीं दिखाते हैं कि हम काम कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में वो गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में भारत में इस प्रकार के लोग को भी बेरोजगार के मुख्य प्रकार में माना जाता है। तो बेरोजगारी के अलग अलग प्रकार देख लिए, कितने प्रकार से बेरोजगारी हो सकते हैं। लेकिन क्या लगता है कि अगर आप 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं, 9वीं की परीक्षा दे रहे हैं, इतनी सारी बेरोजगारी के प्रकार आपको लिखना है क्या? तो इसका जवाब है नहीं, आपको केवल 3 प्रकार ही लिखना है, और वह 3 प्रकार है। पहला है छिपी हुई बेरोजगारी, जिसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा है मौसमी बेरोजगारी, जिसे हम लोग मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, और आगे आपको 2 और बताएंगे, वह सारा सवाल पूछा जाएगा और उसमें ही आपको अंतर बताना पड़ेगा। हालांकि बाकी सारा हम आपको जानकारी के लिए बता दिए, तो इसमें से केवल आपको 2 ही याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 9 10th के लिए, और अगर आप उससे हायर क्लास में हैं तो आपको ये सारा का सारा आपको याद करना है। चलिए 9 और 10th के लिए आपको 2 याद रखना, फिर से आपको बता देते हैं। अगर आप 9th और 10th में, तो आपको ये 2 याद रखना है। आगे 1 2 और आपको बताने वाले हैं, वो दोनों आपको याद रखना है। तो आगे दिखाते हैं क्या बता रहे हैं। देखिए, इसके अलावा भी कुछ और बेरोजगारी के प्रकार होते हैं, उसे हम ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक, एक आपको बताएं छिपी हुई, अभी आपको बताएं छिपी हुई बेरोजगारी, जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कह रहे थे। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब इसका ऑपोजिट होता है खुली बेरोजगारी। ठीक है, तो ये आपसे परीक्षा में पूछेगा प्रच्छन्न बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी में क्या अंतर है। तो आपको ये भी समझना होगा कि खुली बेरोजगारी क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ऐच्छिक बेरोजगारी बताते हैं। ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार नहीं है। ओके, यहाँ पर क्या बोला गया है, एक ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर, ये क्या लिखा है। मान लेते हैं कि एक मजदूर है जिसको एक दिन का पैसा मिल रहा है 350 रुपया, और जो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति बोलता है मैं 350 में काम नहीं करूंगा, मुझे चाहिए 550 रुपये। तो ये क्या बोल रहा है, यानी कि प्रचलित मजदूरी दर पर वो काम करने को तैयार नहीं है। वो बोलता है कि नहीं, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। तो क्या लगता है उसको काम मिलेगा कि नहीं? तो मजदूरी की मांग कर रहा है, मतलब वो ज्यादा मजदूरी की मांग कर रहा है जो उसको मिल नहीं रहा है, एक्चुअल में मिल ही नहीं रहा है। एक ऐसा वो 500, मान लेते हैं 1000 रुपया मांग रहा है, तो कोई देगा क्या? नहीं, 1000 रुपया बहुत ज्यादा मजदूरी हो जाता है, इस कारण वो क्या है, बेरोजगार है, और इस स्थिति को ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। अब एक और होता है खुली बेरोजगारी या अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है, काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। ये प्रचलित मजदूरी दर तो आपको बता दिए ना, जितना पैसा मिल रहा है उतना में ही ये तैयार हो गया, लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है, तो इस बेरोजगारी को अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। अनैच्छिक बेरोजगारी हम लोग समझ लिए। तो इस प्रकार हमने बेरोजगारी के कितने प्रकार है सब आपको बता दिए। इसके अलावे कुछ ऐसे बेरोजगारी भी है जिनको मजदूरी भी ठीक से नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी ये लोग काम नहीं करना चाहते। ठीक है, यानी देखिए, सॉरी, यहाँ पर लिखा है मजदूरी ठीक से मिल सकती है लेकिन फिर भी ये लोग काम करना नहीं चाहते। यानी कि कुछ लोग ऐसे बेरोजगार है जो सच में काम करना चाहते ही नहीं है, जैसे कि भिखारी हो गए, साधु हो गए, या फिर अमीर बाप के बेटे हो गए। ठीक है, इत्यादि ये ऐसे लोग हैं जिनको सच में मजदूरी मिल सकता है लेकिन काम नहीं करना चाहते, तो इसका अलग कारण है, क्योंकि ये अलग कैटेगरी में आ जाते हैं। अब इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद हमारे मन में सवाल आता है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य क्या कारण हो सकता है। ठीक है, तो देखेंगे कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, क्या कारण है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो भारत में बेरोजगारी का हम लोग कारण देखते हैं। सबसे पहला कारण है सामाजिक कारक, दूसरा है जनसंख्या का तीव्र विकास, तीसरा है कृषि का प्रभुत्व, चौथा है कुटीर और लघु उद्योग का पतन, और फिर श्रम की गतिहीनता, चौथा है शिक्षा प्रणाली में दोष। तो केवल पॉइंट बाय पॉइंट आप याद रखिएगा, आइए सबको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सामाजिक कारण। ये सामाजिक कारण में क्या लिखा है, देखिए, भारत में जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा प्रचलित है और कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट जातियों के लिए कार्य निषिद्ध है, यानी कि कुछ विशिष्ट जाति के लोग ही कार्य कर सकते हैं, दूसरे जाति को लोग कार्य नहीं देते हैं। बड़े व्यवसाय वाले बड़े संयुक्त परिवार में बहुत से ऐसे व्यक्ति होंगे जो कोई काम नहीं करते हैं तथा परिवार की संयुक्त आय पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि बड़े संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का मतलब एक ऐसा परिवार जिसमें सभी मिल के रहते हैं, चाचा चाची, दादा दादी, पापा मम्मी, सभी क्या होते हैं, मिल के रहते हैं।
तो ऐसे व्यक्ति होंगे जो काम नहीं करते होंगे, सब मिल के रह रहा है और उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो काम नहीं करते। तो पहला कारण तो जाति व्यवस्था है जिसके चलते लोग काम नहीं करते, और दूसरा कारण ये है कि बड़े व्यवसाय वाले या बड़े परिवार के लोग, जिसमें परिवार सब मिल के रहते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो काम नहीं करते होंगे। तो वह सामाजिक कारण है, पहला सामाजिक कारण है, समाज के चलते लोग काम नहीं करते। दूसरा जनसंख्या, जान ही रहे हैं कि भारत की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है। भारत की जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, और ये बेरोजगारी का मुख्य कारण में से एक है, क्योंकि जनसंख्या अधिक है और काम क्या है, हमारे पास कम है। कृषि का प्रभुत्व देखते हैं, भारत में अभी भी लगभग आधा कार्यबल कृषि पर निर्भर है। आधा का मतलब 50% लोग जो है वो कृषि का कार्य करते हैं। हालांकि भारत में कृषि जो है अविकसित है, मतलब कृषि उतना बढ़िया से लोगों को काम नहीं दे पाता, क्योंकि यहाँ पर केवल मौसम में काम मिलता है, इसीलिए कृषि में मौसमी बेरोजगार देखने को मिलता है। अगला है कि कुटीर और लघु उद्योग का पतन का मतलब खत्म होना। बड़ा बड़ा फैक्ट्री आ गया, औद्योगिक विकास के चलते छोटा छोटा जो फैक्ट्री है वह सब बंद हो गया, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रतिकूल प्रभाव का मतलब वो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। और कुटीर उद्योगों का उत्पादन गिरने से जो उसमें काम करने वाले लोग हैं वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो इस प्रकार से जो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग का पतन के कारण जो है बेरोजगारी बढ़ गया। श्रम गतिहीनता, गति जानते हैं, गति का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना। भारत में श्रम गतिशीलता कम है। यहाँ पर देखिए गतिहीनता लिखे और यहाँ पर गतिशीलता लिखे, ठीक है। तो यहाँ पर गतिशील नहीं है, लोग गति, परिवार से लगाव के कारण लोग परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं। नौकरी के लिए वो दूर दराज इलाकों में नहीं जाते हैं। कम गतिशीलता के कारण, यानी कि कम गतिशीलता के लिए जो दूसरा कारण है भाषा, धर्म। भाषा हम लोग बोल नहीं पाते, जैसे अब दक्षिण भारत में चल जाएगा मलयालम, वहाँ पर तेलुगु, तमिल बोला जाता है, तो भाषा में ज़्यादा संपर्क नहीं होता है। पश्चिम बंगाल चल जाएगा तो वहाँ पर बांग्ला भाषा बोला जाता है, तो हमारी भाषा मिल नहीं पाती है। धर्म जल्दी नहीं मिल पाता है। जलवायु अलग कारण होता है, जैसे कुछ लोग जो है ठंडा प्रदेश में रहना पसंद करते हैं, कुछ गर्म प्रदेश में रहना पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे प्रदेश है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक, जैसे दिल्ली, मुंबई की बात करें, गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। तो इन सभी कारणों के चलते लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पसंद नहीं करते हैं, केवल घर में ही रहना पसंद करते हैं, और इसी के चलते लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। तो अलग अलग कारण आपको बता दिए। एक और है शिक्षा प्रणाली में दोष, ये तो सबसे बड़ा कारण है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि बेरोजगारी का जो मुख्य कारण क्या है, तो ये आप लिख सकते हैं, शिक्षा प्रणाली में दोष जो है सबसे बड़ा कारण है हमारे देश की बेरोजगारी का। पूंजीवादी दुनिया में नौकरियां अत्यधिक विशिष्ट हो गई है, लेकिन भारत की शिक्षा प्रणाली बहुत ही खराब है। ऐसा शिक्षा हमें नहीं दिया जाता है ताकि हम अपना खुद का जो है खुद कमाए सके, खुद जो है अपना कोई रोजगार उत्पन्न कर सके, ऐसा शिक्षा देता ही नहीं है। तो शिक्षा प्रणाली में नौकरियों के लिए आवश्यक सही प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, विशेषज्ञता प्रदान नहीं किया जाता, मतलब सही हमें पढ़ाया नहीं जाता जिससे हम कुछ एकदम विशेष बन जाए। विशेष का मतलब सबसे श्रेष्ठ बन जाए। और इस प्रकार बहुत से लोग जो है कार्य करने के इच्छुक हैं, लेकिन उनके पास कौशल की कमी। अभी आपको कंप्यूटर का उदाहरण दिए ना, कमी के कारण बेरोजगार हो जाते हैं, और इसीलिए शिक्षा प्रणाली में दोष के चलते ही हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। इस पूरे वीडियो का मेरा लक्ष्य ये था कि आपको ये समझाना बेरोजगारी क्या है और बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, और बेरोजगारी के अलग अलग क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। उम्मीद है आपको बेरोजगारी का प्रकार, बेरोजगारी का अलग अलग जो परिभाषा है और बेरोजगारी के कारण आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसमें एक और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज छूट जाता है कि आखिरकार सरकार क्या कर रही है बेरोजगारी को दूर करने के लिए। कुछ तो करती होगी सरकार ना। तो इस सवाल का जवाब यहाँ पर आता है कि सरकार द्वारा बहुत सारे पहल किए जाते हैं, और ये हमें समझना पड़ेगा। अब इस पूरे चीज को एक वीडियो में कवर अप नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम आपको केवल शॉर्ट में समझाएंगे, और आपको इस सब का अलग अलग वीडियो ला करके आपको समझाएंगे। जैसे कि यहाँ पर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा कहा जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, जिसके चलते सरकार ने यह तय किया कि जो बेरोजगारी है उसे कम किया जाए। ऐसे ही बहुत सारा, जैसे पीएम दक्ष यानी प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपूर्ण हितग्राही योजना लाया गया था। आजीविका और उद्यम हेतु सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन लाया गया था, जिसे स्माइल कहा जाता था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लाया गया था। फिर स्टार्टअप इंडिया योजना लाया गया था। इन सभी योजनाओं का लक्ष्य एक ही था, रोजगार को कम करना, रोजगार को बढ़ाना और बेरोजगारी को कम करना। लेकिन हम इन सब चीज को अलग अलग तरीके से समझना पड़ेगा।
तो एक और वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें हम आपको इन सभी चीज़ों को डिटेल से पढ़ाएंगे। ये सारे वो प्रयास है जिससे सरकार ने ये प्रयास किया कि हम क्या करें, जो है बेरोजगारी को कम करें। अब आप कुछ उपाय देना होगा कि आगे की राय हमें क्या करना चाहिए, तो लिखेंगे श्रम गहन उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, तभी हम बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं। ये आप अपने तरफ से सुझाव दे रहे हैं सरकार को। भारत में खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा और जूते, लकड़ी के निर्माण, फर्नीचर बनाना, कपड़ा तथा परिधान, वस्त्र जैसे कई में श्रम गहन विनिर्माण क्षेत्र है। गहन का मतलब अत्यधिक, जहाँ पर अधिक लोगों की आवश्यकता है। तो रोजगार सृजित करने हेतु प्रत्येक उद्योग के लिए व्यक्तिगत रूप से डिजाइन किए गए विशेष पैकेजों की आवश्यकता होती है। यानी कि अलग अलग लोगों की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर हम लोगों को डाल करके बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं। उद्योगों का विकेंद्रीकरण मतलब अलग अलग उद्योग बनाएंगे। औद्योगिक गतिविधियों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है ताकि हर क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, आजकल सब काम एक ही जगह हो रहा है, एक ही फैक्ट्री में बन रहा है। अब सब चीज अलग अलग बनेगा तो क्या होगा, ज्यादा फैक्ट्री बनेगा, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, तो चीजें तो उतना ही बनेगा, उतने ही तेजी से बनेगा, लेकिन लोगों को ज्यादा काम मिल जाएगा। एक ही जगह पर रहने से क्या होता है, रोजगार उतना तरीके से नहीं मिल पाता। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों के प्रवास को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे शहरी क्षेत्रों में नौकरियों का दबाव क्या होगा, कम होगा। तो बहुत सारे ग्रामीण लोग हैं जो ग्रामीण को छोड़ करके कहाँ पर आते हैं, प्रवास कर देते हैं शहर में, तो इससे भी शहरी क्षेत्र में जो है दबाव हो जाता है कि नहीं यहाँ पर काम ज्यादा देना ही पड़ेगा, तो ये भी हमें जो है भूमिका मिलेगा। आगे है राष्ट्रीय रोजगार नीति का मसौदा तैयार करना, यानी कि एक राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने की आवश्यकता है जिससे बहुआयामी हस्तक्षेप का एक सामूहिक शामिल हो सके। राष्ट्रीय रोजगार मतलब एक देश में कितना रोजगार उत्पन्न होना चाहिए, कितने लोगों की जरूरत है, ये एक जो है ना हर साल लिस्ट बनना चाहिए, और उससे जिससे नीति क्षेत्र को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक मुद्दों की पूरी श्रृंखला शामिल हो, और न केवल श्रम बल्कि रोजगार का क्षेत्र भी बढ़ाया जाए, जिससे लोगों को जरूरत के हिसाब से वहां पर काम लगाया जा सके। अगला है कि राष्ट्रीय रोजगार नीति के अंतर्गत सिद्धांत को शामिल किया जा सकता है। ये सारे सिद्धांत जो है शामिल किया जा सकते हैं। कौन कौन नियम, जैसे कि कौशल विकास के माध्यम से मानव पूंजी में वृद्धि करना, और कौशल विकास का मतलब देखिए, आदमी को काम काहे नहीं मिलता है, काहे कि लोगों को आता ही नहीं काम करने के लिए, तो कौशल विकास लाएंगे, यानी कि आदमी के अंदर कौशल डालेंगे, यानी उसको सिखाएंगे, तो इससे मानव पूंजी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर कोई आदमी सीख जाता है तो वो मानव पूंजी बन जाता है, तो मानव पूंजी में वृद्धि करना। औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त संख्या में अच्छी गुणवत्ता वाले नौकरियों का सृजन करना, चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, सभी क्षेत्रों में अच्छा वाला नौकरी बनाना। नौकरी देंगे तो काम करेगा। श्रम बाजार में सामाजिक एकता और समानता को क्या करना है, मजबूत करना, क्योंकि एकता और समानता बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे भी लोग क्या करेंगे, मिलकर काम करेंगे। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि सामाजिक अनेकता के चलते, जाति धर्म के चलते भी लोग काम करना पसंद नहीं करते। सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों में सुसंगता और अभिसरण करना, यानी सरकार जो भी पहल करते हैं, जो भी नियम कानून लाते हैं, उनका सही तरीके से पालन करना, उनका साथ देना, और उनके कहे अनुसार चलने से हम रोजगार पा सकते हैं। उत्पादक उद्यमों में प्रमुख निवेशक बनने के लिए निजी क्षेत्र का समर्थन करना, यानी देखिए जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक का मतलब जो किसी वस्तु को बनाते हैं, और जो फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री उसमें निजी क्षेत्र होता है। निजी क्षेत्र का मतलब कुछ प्राइवेट कंपनियां होता है, उसका समर्थन करना। खाली सरकारी कामकाज का समर्थन करिएगा तो हमें नौकरी नहीं मिल सकता। कुछ निजी प्राइवेट फैक्ट्री को अगर हम सहायता करेंगे तो प्राइवेट वाला भी तो नौकरी देता है, तो उससे भी हमें नौकरी मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपनी आय को मजबूत करना चाहते हैं तो अपनी क्षमता को मजबूत करना पड़ेगा। अगर आप अपने आय में सुधार करना चाहते हैं, अगर आप मान लेते हैं कि 1 घंटा में 20 वस्तु बना रहे हैं, तो अब आप क्षमता को बढ़ाइए और एक घंटा में 40 वस्तु बनाइए। तो अगर आप अब क्षमता बढ़ाइएगा तो आप स्वरोजगार कर सकते हैं, यानी कि आप खुद से भी काम कर सकते हैं। अगर आपके पास क्षमता धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, तो क्षमता बढ़ाने से भी क्या होता है, व्यक्ति को समर्थन मिलता है, और इस तरह से हम रोजगार को बढ़ा सकते हैं और बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। तो ये था एक वीडियो, और जिसकी मदद से मैंने बेरोजगारी को कवर अप करने का कोशिश किया, और पूरी तरह से मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि बेरोजगारी क्या है, और बेरोजगारी के क्या प्रकार हैं, और बेरोजगारी के क्या कारण हैं। उम्मीद है आपको सारा टॉपिक्स बेहतर समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक्स में कोई समस्या है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके लिए एक बेहतर और वीडियो लाएंगे और सारी चीज़ों को समझाएंगे। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और प्रश्न उत्तर वाले वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं, जिससे आपको कैसा लगा, पहले तो आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आंसर वाला जो वीडियो है
जैसे कि प्रश्न और उत्तर के माध्यम से जो वीडियोज हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये बेहतर है, या टॉपिक बाय टॉपिक समझाना बेहतर होता है। तो प्रश्न उत्तर में मेरा टारगेट ये रहता है कि जिस तरह से प्रश्न परीक्षाओं में आना चाहिए उस तरह के प्रश्न आपको बताए जाएं, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। तो उम्मीद है आपको सारे प्रश्न बेहतर समझ में आए होंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।